हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज हम बीए पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर राजनीतिक सिद्धांत का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं। पहले व्यवहारवाद मतलब कि परंपरागत जिसको कहते हैं कि व्यवहारवाद था, फिर उसके बाद आधुनिक व्यवहारवाद आया। तो परंपरावादी व्यवहारवाद में क्या ऐसा था जो जिसके वजह से वो उतना मतलब कि सक्सेस नहीं हो पाया वो सिद्धांत, जिसके वजह से फिर आधुनिक व्यवहारवाद आया। तो वो दो टाइप के थे, वही परंपरावादी और आधुनिक। तो परंपरावादी में मूल्य पे आधारित वो था, दार्शनिक पद्धति पे आधारित था। मतलब कि कह सकते हैं ना कि रीति रिवाज क्या होना चाहिए ये सबसे रिलेट करता था। और आधुनिक जो व्यवहारवाद था वो तथ्य पे आधारित था, मतलब फैक्ट और तकनीक के ऊपर ज़्यादा बल देता था। तो आइए फ्रेंड्स, देखिए आगे इसका देखते हैं, इसका विकास कैसे हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरावादी अध्ययनों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद का उदय हुआ। उसने राजनीति अध्ययन के लिए तथ्य एवं तकनीक पर अधिक मतलब कि बल दिया, ताकि सिद्धांत निम्नी द्वारा राजनीति शास्त्री को विशुद्ध विज्ञान बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, हुआ यूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मतलब कि कह सकते हैं कि यूरोप में करोड़ों लोग मारे गए थे, भयंकर तबाही मची थी यूरोप में। यूरोप एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। तो फिर से इसको पुनर्गठन गठन करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था। तो राजनीति शास्त्र के जो अध्ययन करता थे वहाँ पे उनको तवज्जो नहीं दिया गया था, मतलब कि उनको मतलब उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो वहाँ पे आखिर पुनर्गठन क्यों, मतलब कि वहाँ पे क्यों राजनीति शास्त्री लोग गए थे। तो मतलब यूरोप को कैसे उबारा जाए संकट की, ऐसी मतलब संकट की इतना गंदा मतलब सिचुएशन था, उसे कैसे उबारा जाए। विशेषज्ञों की दम राजनीति विशेषज्ञों की दम अवहेलना कर दिया गया था। वापस इन लोगों ने अपने ऊपर विचार किया। मतलब कि इन लोग सोचे कि आखिर हम लोग को इतना नेगलेक्ट क्यों किया गया था। इसी के परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद का उदय हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है कि तथ्य एवं तकनीक पर अधिक मतलब कि इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया। और राजनीति शास्त्री को एकदम मतलब उन लोग पॉलिटिकल साइंस को विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते थे। तो विशुद्ध विज्ञान कहने का सेंस क्या है फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि साइंस में H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर का निर्माण होता है। तो वैसे ही एक ये ठोस चीज़ मतलब एक सिद्धांत बनाना चाहते थे कि एकदम पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ ऐसा सिद्धांत बन जाए जिससे एकदम एकदम कंफर्म हो सके कोई चीज़, हम एकदम पूरे विश्व में वो चीज़ लागू हो सके। एकदम ऐसा सिद्धांत पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति शास्त्री बनाना चाहते थे। H2O बना, ये तो एक साइंस का विषय है। H2O तो पूरा विश्व में ये है कि H हाइड्रोजन दो और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है। तो राजनीति शास्त्र में भी एक ऐसा चीज़ मतलब ऐसा सिद्धांत वो निर्माण करना चाहते थे राजनीति शास्त्री लोग, कि एक सिद्धांत एकदम वही एकदम अटल हो, अटल सत्य जिसको कह सकते हैं, वो चेंज ना हो सके। जैसे राजनीति में हर बार चेंज होता है, हर बार पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मतलब कि सत्ता प्राप्त करती है, और हम लोग को कुछ पता भी नहीं होता है। मतलब अंतिम चरण तक लगता है कि वो जीतेगा कि वो जीतेगा, लेकिन कुछ ऐसा मतलब कि पता ही नहीं चलता है, और लास्ट में परिणाम कुछ और आ जाता है। तो वो ऐसा कुछ सिद्धांत बनाना चाहते थे जो एकदम सत्य हो। तो आइए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, व्यवहारवाद के प्रमुख प्रणेता क्या थे। तो व्यवहारवाद के मतलब कि जो गढ़ का नाम था, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शिकागो विश्वविद्यालय में इसका मतलब कि उदय हुआ था व्यवहारवाद का। चार्ल्स मैरियम ने परंपरागत अध्ययनों को निरर्थक साबित करते हुए व्यवहारवादी बनने का आह्वान किया। मतलब परंपरा, मतलब जो परंपरा चल रही थी ना, सिद्धांतिक तौर पे सिद्धांत रीति रिवाज ये सब के तौर पे जो ऐसा होना चाहिए, उससे हट के फैक्ट कि क्या है उस पे बल दिया। तो कहा ये मतलब कि कौन किया था, तो मतलब चार्ल्स मैरियम द्वारा किया गया था
व्यवहारवादी का उदय, वो पिता कहलाते हैं व्यवहारवाद के। लेकिन क्या ये हेराल्ड लॉशवेल, डेविड ईस्टन, आमन पावेल को भी व्यवहारवाद का प्रेरणा माना जाता है। व्यवहारवाद के जनक हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं चार्ल्स मैरियम। लेकिन ये व्यवहारवाद का जो सर्वश्रेष्ठ व्यवहारवाद का जो व्याख्या किया है वो कौन किया है, तो डेविड ईस्टन ने किया है। व्यवहारवाद का बहुत अच्छे से मतलब कि व्याख्या किया। उन्होंने बताया है कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करो, उसके संपूर्णता, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक पहलू, सब पहलू का अध्ययन होना चाहिए व्यवहारवाद में। एक राजनीति शास्त्र में मतलब एक राजनीति पहलू का ही अध्ययन नहीं होना चाहिए। मतलब मानव के व्यवहार, जितना भी व्यवहार है सब तो एक दूसरे से कोरिलेट ही करता है ना। आर्थिक हो, धार्मिक हो, राजनीति हो, सामाजिक हो, सब व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ व्याख्या किए थे व्यवहारवाद का। तो देखिए चार्ल्स मैरियम व्यवहारवाद के जनक थे और उसका सबसे अच्छा व्याख्या कौन किया था, तो डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया था। तो आइए अब आगे देखते हैं व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या थे फ्रेंड्स। तो देखिए कारण क्या है। फर्स्ट कारण, परंपरागत अध्ययन प्रणाली के प्रति असंतोष। पर देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात यही है कि परंपरागत जो अध्ययन था पहले ना, मतलब कि मूल्य पे जो मतलब कह सकते हैं ना कि एकदम सिद्धांतिक था, क्या रीति रिवाज, ये फैक्ट नहीं था, कुछ भी सिद्धांत पे दम आधारित था। मतलब उसको हटा मतलब उससे असंतोष था, इसीलिए मतलब कि ये क्या बोलते हैं, एक आधुनिक व्यवहारवाद का उदय हुआ। और राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने की इच्छा, हमने बताया, पहले ही बताया कि विशुद्ध विज्ञान बनाने की इच्छा थी। और राजनीति विज्ञान में वस्तुनिष्ठ व मूल्य निरपेक्ष अध्ययनों को बढ़ावा देना। मतलब कि वस्तुनिष्ठ चीज़ है को दम मतलब उनका मतलब कि कह सकते हैं कि मूल निरपेक्ष अध्ययनों को बढ़ावा देना। और फ्रेंड्स परंपरागत में क्या था कि मूल सापेक्ष मतलब मूल्य को ऐड किया गया था, सिद्धांतिक तौर मतलब रीति रिवाज ये सबको एक सिद्धांत दार्शनिक पद्धति को ऐड किया गया था। तो इसमें क्या है, मूल निरपेक्ष मतलब मूल को हटाना था, फैक्ट इसमें इंक्लूड करना था। और देखिए कि आखिर क्यों उदय हुआ, सिंपल सी बात है। मतलब कि जो वह मतलब कह सकते हैं परंपरागत जो मतलब सिद्धांत था वो उससे मतलब कि जो राजनीति शास्त्री थे उस मतलब संतोष नहीं था इस सिद्धांत से किसी को, इसीलिए इसका मतलब कि व्यवहार आधुनिक व्यवहारवाद आया। ये मानव व्यवहार का समग्र अध्ययन मतलब बताए थे डेविड ईस्टन, अपना सिद्धांत में प्रतिपादन किए थे कि समग्र अध्ययन होना चाहिए, आर्थिक, राजनीतिक पहलू, सामाजिक पहलू सब उसमें ऐड होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स व्यवहारवाद का अर्थ और परिभाषा देखिए। तो व्यवहारवाद बौद्धिक मनोदशा का प्रतिबंध, यह तथात्मक शैक्षणिक आंदोलन है जो अपना संपूर्ण ध्यान शोध पर केंद्रित करता है। तो ये कहने का क्या मतलब हुआ, बुद्धि के आधार पर है, तथ्य के ऊपर आधारित है, ये अपना संपूर्ण ध्यान शोध के ऊपर मतलब साइंस की तरह शोध करना चाहता है। व्यवहारवाद जो आधुनिक व्यवहारवाद, जो शोध होना चाहिए बिल्कुल साइंस की तरह होना चाहिए, ये दार्शनिक शोध नहीं होना चाहिए। और अपना मतलब कि पूर्वाग्रह और अपने मतलब कि अनुभव के आधार पे सोर्स मतलब इसका शोध नहीं होना चाहिए, इसमें एकदम फैक्ट रहना चाहिए, इस पे बल दिए थे। तो व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र के अनुभविक पक्ष को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किए थे। रॉबर्ट ए डहल ने ये बात कहा था कि इसको अनुभविक से ज़्यादा क्या वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया था। निष्कर्ष में वह दृष्टिकोण है जो तथ्य और तकनीक द्वारा व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को अंतर शास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल निरपेक्ष अध्ययन करने पर बल देता है, ताकि राजनीतिक व्यवहार में निमित्ताएं खोजकर राजनीतिक शास्त्र में सिद्धांत निर्माण किया जाए और उसे विशुद्ध विज्ञान बनाया जाए। तो निष्कर्ष में देखिए फ्रेंड्स क्या कहा गया है
कि अंतरशास्त्रीय मतलब कि कोरिलेट करना है। बस ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको और कोई सब्जेक्ट से कोरिलेट नहीं करेंगे, कोरिलेट करेंगे। और ये मूल निरपेक्ष है, मतलब मूल निरपेक्ष मतलब कि मूल सिद्धांत को हटाकर एक फैक्ट इसमें दिया गया है, बल मतलब उस पर ज़्यादा बल दिया गया है। और आगे देखते हैं फ्रेंड्स, व्यवहारवाद निम्नलिखित है। परंपरावाद दार्शनिकता और मूल सापेक्ष का विरोध आंदोलन है। यह एक अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण को बढ़ाने का आंदोलन है। तो दार्शनिक मतलब क्या है कि ये एक दार्शनिक मत था फ्रेंड, कि क्या होना चाहिए दूसरे मतलब सब्जेक्ट के साथ इसको कोरिलेट करना है। ये है फर्स्ट में क्या है, दार्शनिकता और मूल्य सापेक्ष का विरोध, मूल्य सिद्धांत कि क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। कि देश जैसे कि कुछ भी है कि भारत में गरीबी है तो ये वास्तविकता है कि हाँ है, लेकिन ये क्या है, गरीबी किस कारण से है, किस कारण से है, इस पे बल देता है, किस कारण से है। वास्तविकता पर आधारित है ही नहीं कि गरीबी है। हम एक फॉर एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि क्या होना चाहिए, इस पे आधारित है। और यह एक अंतरशास्त्रीय दृष्टिकोण को बढ़ाने वाला आंदोलन है। तो व्यवहारवाद क्या है, मतलब दूसरे सब्जेक्ट से इसमें क्या कहा गया है कि इसको कोरिलेट करके पढ़ना है, बस एक ही सब्जेक्ट पे आश्रित रह के इसको नहीं पढ़ना है। तो आइए अब आगे देखते हैं व्यवहारवाद के लक्षण या मान्यताएं। तो डेविड ईस्टन ने अपने प्रसिद्ध लेख द करेंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरलिज्म में व्यवहार की 8 मान्यताओं का प्रतिपादन किया है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है कि डेविड ईस्टन ने कितने मान्यताओं का प्रतिपादन किया है, उन मान्यताओं को लिखें। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि कौन कौन से मान्यताएं उन्होंने प्रतिपादन किया था। तो नियमितताएं मतलब मानव व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन करके एक रूपता खोज लें, वे राजनीतिक शास्त्र में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो मानव वो कहे थे कि मानव व्यवहार का अगर सूक्ष्म अध्ययन हम लोग कर लें और एक रूपता खोज लें तो हम मतलब भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या वास्तविक है फ्रेंड्स? तो मेरा मानना है, मेरा क्या सबका मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। भविष्यवाणी नहीं मतलब कि भविष्यवाणी गलत हो जाएगा, भविष्यवाणी सही नहीं हो सकता है, मतलब इसको प्योर साइंस नहीं बनाया जा सकता है। और उन्होंने क्या पर बल दिया था कि भविष्यवाणी की जा सके, एकरूपता खोज ले। तो एकरूपता कैसे खोज सकते हैं? तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए कोई भी सोशल साइट है और कोई एक पर्सन क्या करता है कि कोई भी राजनीतिक दल के प्रति उसके प्रति मतलब कि पक्ष या विपक्ष में कुछ भी पोस्ट करता है, तो उससे हम लोग अनुमान लगाते हैं ना कि शायद ये मतलब कि उस वो पार्टी के पक्ष में, वो बीजेपी के प्रति कुछ अच्छा मतलब कि कुछ पोस्ट किया है तो कहेंगे ना कि ये पक्का बीजेपी का सपोर्टर है। और कांग्रेस के मान लीजिए कि प्रति कोई मतलब विपक्ष कोई अच्छा बात नहीं पोस्ट किया है, या फिर कुछ मतलब अब कह सकते हैं ना कि वो पोस्ट के आधार पर कांग्रेस के प्रति मान लीजिए कोई कुछ ऐसा पोस्ट किया है, विरोधी टाइप का कुछ पोस्ट किया गया है, तो उससे हम लोग अनुमान लगा लेंगे ना कि ये कांग्रेस का विपक्षी है, विरोधी है। तो वैसे ही वो बोले थे कि मानव का भी एक ऐसा एक रूपता खोज ले, वो राजनीति शास्त्र में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इससे ये फेसबुक सोशल साइट का बात अलग है, लेकिन क्या व्यवहारिक जीवन में ये संभव है कि मानव व्यवहार तो मतलब परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है। अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद उसका मन कुछ और बदल जाएगा, तो इसको एकरूपता करना बिल्कुल संभव नहीं है। और देखिए सत्यापन होना चाहिए, दूसरा उनका बात मतलब सिद्धांत था सत्यापन। शोध में प्रयुक्त सामग्री, तथ्य और तकनीक का सत्यापन किया जाना चाहिए। कोई भी मतलब शोध में जो जितना भी कोई भी सामग्री मतलब उसको यूज़ किया गया है तो वो तथ्य और तकनीक का सत्यापन किया जाना चाहिए, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, सब चीज़ मतलब चेक करना चाहिए। और क्या होना चाहिए, मात्रात्मक या परिमाणात्मक होना चाहिए। तो इससे क्या फ्रेंड्स, मात्रात्मक का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ को हम माप सकें, वो कोई भी मतलब कि चीज़ को हम माप सकें। गुणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि गुणात्मक का मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई
मान लीजिए कि अपना मतलब कि कह सकते हैं कि पूर्वाग्रह हम मान सकते हैं गुणात्मक, कि कोई इंसान का किसी एक तरफ मान लीजिए झुकाव है, तो वो गुण से तो क्लियर, मतलब कि एक तरफ क्या बोले, मतलब किसी के भी प्रति झुकाव हो सकता है, लेकिन हम गुण से तो क्लियर, उसके बिहेव से तो क्लियर नहीं ना कर सकते हैं कि आखिर झुकाव है किसके तरफ, वो बाद में पलट भी तो सकता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ होना चाहिए ठोस, मतलब कि चीज़ होना चाहिए जिससे मानव के व्यवहार का हम मात्रात्मक मतलब कि निकाल सकें, परिणाम उसका निकाल सकें। तो ये संभव ही नहीं है। और तकनीक, मतलब कि जो तकनीक यूज़ हुआ है वो एकदम मतलब आधुनिक तकनीक यूज़ किया जाना चाहिए, ताकि निष्कर्ष बिल्कुल एकदम शुद्ध निकले, शुद्ध। ऐसे वो शुद्ध विज्ञान बनाने पे बल ही दिए थे, तो वो निष्कर्ष भी चाहते थे कि तकनीक ऐसा यूज़ किया जाए, एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, ताकि जो निष्कर्ष निकले वो एकदम शुद्ध निकले और एकदम विश्वसनीय निकले। और पांचवा फ्रेंड, क्रमबद्ध, मतलब कि उसका अध्ययन करना चाहिए, कार्य क्रमबद्ध होना चाहिए, समस्या का पहले चयन होना चाहिए, कोई भी समस्या, तकनीक एवं प्रविधि, फिर दूसरा में उसको सत्यापन करना चाहिए, तथ्य का संग्रह, आंकड़ों का जो आंकड़ा लिया गया है उसका विश्लेषण होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए, मतलब कि एक क्रमबद्ध से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हम क्या कर लें कि आंकड़ा को कलेक्ट कर लें, सत्यापन कर लें, समस्या क्या है वो समझ में ही नहीं आया है सामने वाले को, और उसका पूरा विश्लेषण किए जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है। अब हम लोग कोई भी आंसर लिखते हैं कोई भी क्वेश्चन का, तो हम ऐसे थोड़ी लिख देते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कुछ और आंसर लिख रहे हैं कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। एक सिस्टमैटिक ढंग होना चाहिए, कोई भी कार्य करने का एक सिस्टमैटिक विधि होना चाहिए, ये बस वो कहना चाहते थे। मूल निरपेक्ष होना चाहिए, मतलब राजनीतिक शोध अनुसंधानकर्ताओं के निजी विचारों और पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। मतलब निजी विचार नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि कोई भी इंसान है, कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी है, ऊंचे पोस्ट पे कोई पदाधिकारी है, और सामने वाला कोई, मान लीजिए कोई गरीब इंसान जाता है उनके पास, कुछ भी मतलब कि कोई डिमांड ही होगा कि उनके, मान लीजिए कि उनको कोई भी सुविधा सरकार के तरफ से कुछ नहीं मिला होगा, तो उनके मन में एक पूर्वाग्रह होता है ना, पता नहीं वो उनसे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, अपना बात उनके सामने रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, बहुत तरह की बातें होती, पूर्वाग्रह पहले ही से सोच लेते हैं। तो वो सब नहीं होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, अपना निजी विचार तो बिल्कुल नहीं, ऐसा ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो ये सब नहीं शामिल, एक सिद्धांत होना चाहिए। और जो परंपरावादी दृष्टिकोण था उसमें यही सब भरा हुआ था कि अपना अपना सब राजनीति शास्त्री को जो जो सबको अच्छा लग रहा था उनके मन जो भी मतलब कि सिद्धांत देने का मन था, उन लोग अपने विचार पूर्वाग्रह पे ठूस ठूस के भर दिए थे। मतलब वो कुछ भी वास्तविकता से आधारित था ही नहीं। तो ये था, मूल निरपेक्ष होना चाहिए, सापेक्ष नहीं, शामिल बिल्कुल नहीं होना चाहिए सिद्धांत। इसको सिद्ध मतलब कि रीति रिवाज, दार्शनिक पद्धति, ये सब नहीं शामिल होना चाहिए। निरपेक्ष ये सबको हटाइए, और मतलब कि वास्तविकता पर आधारित होना चाहिए। मतलब समग्रता होना चाहिए। हम बताए ही आपको कि धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब पहलू को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ना चाहिए, कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। और इसको आठवां जो था उसको शुद्ध विज्ञान बनाने पे बल दिए थे, मतलब कि विशुद्ध विज्ञान बनाने की बात कहते थे। इसमें वो बोले थे कि ऐसा मतलब कि कोई सिद्धांत हो जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सके, कोई पार्टिकुलर कोई चीज़, मतलब कि आज मतलब कह सकते हैं ना हम एक तरह से कि पार्टिकुलर कोई चीज़ पे एकदम हम कह सके कि ये यही होगा, इसको छोड़ के नहीं होगा। कोई भी हम मतलब कि साइंस में कुछ भी डेफिनेशन देते हैं तो वो एकदम कहते हैं ना अटल सत्य होता है, वो बदला नहीं जा सकता। H2O तो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक मिल के ही वाटर बनता है, उसको बदला बिल्कुल नहीं जा सकता। और पूरे ब्रह्मांड में वो मतलब कि मतलब कि कह सकते हैं कि वो वही H2O ही, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक मिलकर ही वाटर बनता है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में कुछ और फार्मूला है, दूसरे जगह कुछ और फार्मूला है, सब जगह एक ही फार्मूला काम करता है।
तो वो भी एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते थे राजनीति शास्त्र में कि उस सब जगह एक ही काम करे, एकदम विशुद्ध विज्ञान हो, विज्ञान की तरह बनाना चाहते थे वो राजनीति शास्त्र को, राजनीति को। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं व्यवहारवाद की आलोचनाएं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अब सब चीज़, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये भले ही मतलब मूल निरपेक्ष था, ये दार्शनिक पद्धति नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी होगा ना फ्रेंड्स। तो आइए कमी देखते हैं। व्यवहारवादियों के अनेक प्रकार की वैज्ञानिक और गणितीय शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह जटिलता इसमें आ गई है। बिल्कुल सही बात है। ये वैज्ञानिक मतलब कि इतना ज़्यादा गणितीय मतलब कि कह सकते हैं साइंस और मैथ्स, ये सब का एकदम शब्दावली यूज़ किए, विशुद्ध एकदम साइंस का शब्द विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। राजनीति शास्त्र को विशुद्ध विज्ञान बनाने में भी सफल हो गएंगे, भले ही सिद्धांत दिए थे कि हमको विशुद्ध विज्ञान बनाना है, बिल्कुल ये बिल्कुल असफल हो गया, मतलब कि कह सकते हैं। और मानव व्यवहार का निश्चित मापन संभव नहीं है, क्योंकि उनका प्रवृत्ति हमेशा चेंज होते रहता है। हम मान सकते हैं कि आज कोई भी पार्टी है और सामने वाला इंसान उसको सपोर्ट कर रहा है, और सब जान भी रहा है, दो चार इंसान कि हाँ वो उसी को वोट देगा, लेकिन बाद में वो बदल भी सकता है। तो उसका हम तो नहीं जान रहे हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसको मापा नहीं जा सकता है। तो यही इसकी आलोचनाएं थी। अब व्यवहारवाद की देन क्या है फ्रेंड्स, तो ये देखते हैं। तो नवीन अध्ययन प्रणाली का विकास हुआ, मतलब वास्तविकता पर आधारित, जिसको कह सकते हैं अन्य शास्त्र से इसका संबंध, मतलब कि कोरिलेट करके इसका अध्ययन किया गया। मूल्य निरपेक्ष था, मतलब सिद्धांत पे, जैसे कि परंपरावादी में राज्य और सरकार को अधिक महत्व दिया जाता था, और इसमें मानव व्यवहार का मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। मानव व्यवहार का संपूर्ण अध्ययन किया गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।